हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद मी में। जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि आज के इस सेशन में आपको पढ़ना है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था जिसे अंग्रेजी भाषा में पॉलिटी कहा जाता है। आज का ये सेशन जो है आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पॉइंट टू पॉइंट प्यारे बच्चों आप सभी नोट करते चलेंगे। किसी भी प्रकार की कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। जैसे कि आपने पिछले सेशन में देखा था, मैंने आपको एकदम डिटेल में बताया था संविधान क्या होता है और आज के सेशन में आप लोग जानेंगे राज्य व्यवस्था क्या होता है। जब कोई भी विद्यार्थी किसी कोचिंग संस्था में पढ़ने जाने लगता है, तो कुछ विद्यार्थियों के मन में होता है कि आज हमारी संविधान की क्लास चलने वाली है और कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि आज जो है हमारी राज्य व्यवस्था की क्लास चलने वाली है। यानी कहीं न कहीं संविधान और राज्य व्यवस्था इन दोनों बिंदुओं को देखा जाए तो लेकर के विद्यार्थियों के मन में द्वंद की स्थिति बनी रहती है कि संविधान और राज्य व्यवस्था में डिफरेंट क्या होता है। तो आज के इस सेशन को आप लोग पूरी तरीके से कवर कर लेंगे तो ये जो आपके डाउट हैं एकदम जो है क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे राज्य व्यवस्था। तो राज्य व्यवस्था को अंग्रेजी की भाषा में पॉलिटी कहते हैं और राज्य व्यवस्था का तात्पर्य यही होता है कि जो संविधान है, इसी संविधान को जब हम कार्य रूप या व्यवहार में लेकर के आएंगे तो उसी को कहा जाता है राज्य व्यवस्था कहा जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग देखेंगे, पहले एक डिफिनीशन लिख लेंगे। पहले आप सभी एक डिफिनीशन लिख लेंगे। संविधान को संविधान को संविधान संविधान को कार्य रूप या 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 व्यवहार में या व्यवहार में लाना ही लाना ही राज्य व्यवस्था है। लाना ही राज्य व्यवस्था है। राज्य व्यवस्था है। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि जो संविधान है, इसी संविधान को कार्य रूप या व्यवहार में जब हम लोग लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, राज्य व्यवस्था हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कि पिछले अध्याय में मैंने आपसे चर्चा किया था कि संविधान क्या होता है। संविधान क्या होता है? एक लिखित दस्तावेज होता है। संविधान एक लिखित लिखित दस्तावेज होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज आ रिटन डॉक्यूमेंट होता है। संविधान एक लिखित दस्तावेज है, ठीक है ना? यानी कि जो लिखा गया है, इसी लिखे गए प्रारूप को जब हम लाएंगे, व्यवहार में लाएंगे तो उसे राज्य व्यवस्था कहा जाता है। बिल्कुल आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा सा कि जैसे मैंने आपसे चर्चा किया कि भारतीय संविधान का आर्टिकल, ध्यान देंगे, भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 17 है, आर्टिकल 17 में क्या बताया गया है? अस्पृश्यता की समाप्ति के विषय में बात की गई है। आर्टिकल जो 17 है, इसमें क्या बताया गया है बच्चों? अस्पृश्यता की की समाप्ति के विषय में बात बताई गई है। एंड ऑफ अनटचएबिलिटी के विषय में बात बताई गई है। अब यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान देंगे कि आर्टिकल जो 17 है, इसमें क्या बता दिया गया है? अस्पृश्यता की समाप्ति के विषय में बताया गया है। अब आपके दिमाग में यहाँ क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर ये जो अस्पृश्यता है, ये क्या होती है? अस्पृश्यता क्या है?
यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव करता है, तो उसके लिए दंड क्या होगी? उसके लिए दंड क्या होगी? तमाम प्रकार की आपके मनः स्थिति में क्वेश्चन बन रहे होंगे। अब देखिए, यानी जो ये आर्टिकल 17 है, अस्पृश्यता की समाप्ति की बात की जा रही है। इसी अस्पृश्यता को लेकर के भारत की जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, ये क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। और संसद ने क्या किया? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, संसद ने क्या किया? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम पारित किया था। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम पारित किया था। ये 19 जो है 55 में पारित किया था। किसने? भारत की संसद ने किया था। और इसी अधिनियम में एकदम बाकायदा डिटेल में बताया गया है कि अस्पृश्यता होती क्या है, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव करता है, तो उसके लिए दंड का क्या प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपने क्या देखा? यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये जो संविधान था, यानी कि आर्टिकल जो 17 है, इसको क्या बोलेंगे आप लोग? संविधान बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। और इसी का आर्टिकल में बताया गया क्या? अस्पृश्यता की समाप्ति के विषय में बताया गया है। और फिर यहाँ पर क्या देखा कि राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आपने क्या देखा कि भारत की जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो आर्टिकल 17 को लेकर के यहाँ पर क्या बना रही है? एक कानून बना रही है, एक लॉ बना रही है, एक एक्ट बना रही है। अर्थात इस एक्ट को आप लोग क्या बोलेंगे? सॉरी, इसको बोलेंगे पॉलिटी बोलेंगे, राज व्यवस्था बोलेंगे। बात हो गई क्लियर? अर्थात इसी अस्पृश्यता निवारण अधिनियम में बताया गया है अस्पृश्यता क्या होगा? तो अस्पृश्यता में ये बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत के आधार पर भेदभाव करेगा, तो उस व्यक्ति को जो है, उस व्यक्ति को क्या है कि अधिकतम 1 माह से, ध्यान देंगे, अधिकतम 1 माह से 1 माह से 6 माह के लिए दंड की सजा सुनाई जा सकती है। 1 माह से 6 माह के लिए दंड की सजा सुनाई जा सकती है। और उस व्यक्ति के ऊपर ₹100 से लेकर के, ध्यान देंगे, ₹500 तक जो है मुआवजा जो है, मुआवजे की सजा सुनाई जा सकती है। इसी एक्ट में एकदम बाकायदा प्यारे बच्चों डिटेल में बताया गया है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो है आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आपने पढ़ा होगा कि अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान में एक घटना हुई थी। प्राथमिक विद्यालय में एक बच्चा जो है मटके से पानी पी लिया था और वहाँ का जो एक शिक्षक था प्राथमिक विद्यालय में, उसने उसको बहुत बेरहमी से पीटा और उसको डंडे से मारा था, जिसके कारण जो है उसकी जो है मरणासन अवस्था में आ गया था। फिर न्यायालय ने क्या किया, उस जो शिक्षक है, उस शिक्षक को दंड की सजा सुनाया। क्लियर? यानी कि यहाँ पर आपने देखा कि संविधान क्या हो गया और राज्य व्यवस्था क्या हो गया। यानी हमारे कहने का यहाँ पर तात्पर्य यह था कि यदि आप जो है बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, या हम कहें कि आप जो है केबीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी को संविधान और राज्य व्यवस्था, इन दोनों का जो है तुलनात्मक अध्ययन करते हुए अपने एग्जाम की तैयारी करना होगा। तभी आप सभी अच्छे अंकों से जो है परीक्षा को आप लोग उत्तीर्ण कर पाएँगे, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। बात यहाँ तक प्यारे बच्चों क्लियर हो गई? कोई डाउट हो तो आप लोग बताएँ। चलिए, यहाँ पर आपने देखा कि राज्य व्यवस्था क्या होता है, अब आप सभी ने देख लिया। तो आपने क्या देखा? संविधान को कार्यरूप या व्यवहार में लाना ही क्या हो जाएगा? राज्य व्यवस्था हो जाएगा। इस तरीके से यदि हम आपसे बात करें कि प्यारे बच्चों आप लोग बताइए कि ज़रा संविधान क्या होगा? संविधान क्या होगा? तो आप लोग क्या बताएँगे? संविधान जो है, ये सिद्धांत कहा जाएगा। संविधान जो है ये क्या हो जाएगा? सिद्धांत कहा जाएगा। और यहाँ पर जो राज्य व्यवस्था है, ये जो राज्य व्यवस्था है, ये क्या कहा जाएगा? व्यवहार कहा जाएगा। ये क्या कहा जाएगा?
व्यवहार कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो आर्टिकल जो 17 है ये एक प्रकार से थियरी हो गई है और जो राज्य व्यवस्था है ये व्यवहार में लाने का काम किया जा रहा है। इस आधार पे आपने यहाँ पर देखा कि संविधान जो है ये सिद्धांत हो जाएगा और राज्य व्यवस्था जो है ये क्या हो जाएगा? व्यवहार हो जाएगा। थोड़ा-सा यहाँ पर समझेंगे आप लोग, थोड़ा-सा आप लोग समझेंगे। यदि आपको राज्य व्यवस्था समझना है, यदि आप सभी को राज्य व्यवस्था को अच्छी से भली-भाँति प्रकार से समझना है, तो कहीं न कहीं राज्य व्यवस्था को समझने से पहले यहाँ पर आपको क्या समझना होगा? राज प्लस व्यवस्था, राज प्लस व्यवस्था अर्थात राज्य का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? स्टेट से हो जाएगा। राज्य का मतलब क्या हो जाएगा? स्टेट से हो जाएगा। अर्थात राज्य व्यवस्था को समझने के लिए आपको डिटेल में क्या समझना होगा प्यारे बच्चों? राज्य को समझना होगा कि वास्तव में राज्य क्या होता है। बात यहाँ पर अब देखेंगे आप लोग। राज्य की बात की जा रही है कि राज्य क्या होता है? जैसे कि आप लोग मान लीजिए किसी भी राज्य के निवासी हैं, मान लीजिए कि हम जो है उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। तो क्या आप सभी उत्तर प्रदेश को देख सकते हैं? क्या हम बिहार राज्य को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। इस आधार पे कहा जा सकता है कि जो राज्य होता है, ये राज्य क्या होगा? एक अमूर्त अवधारणा। राज्य क्या होगा बोलो? एक अमूर्त अवधारणा है। राज्य एक अमूर्त अवधारणा है। यानी कि स्टेट इज़ अ abstract concept। स्टेट इज अ abstract concept, एक अमूर्त अवधारणा। इसको हम देख नहीं सकते हैं राज्य को। इस आधार पर एक सटीक डेफिनेशन दे सकते हैं कि राज्य जो है एक अमूर्त अवधारणा है। अर्थात यदि हमें राज्य को अच्छे से समझना है, यदि हमें राज्य को अच्छे से समझना है, तो कहीं न कहीं प्यारे बच्चों राज्य के कुछ आवश्यक तत्व होते हैं। जो राज्य है तो राज्य के क्या होते हैं बोलो? आवश्यक तत्व होते हैं। इन्हीं आवश्यक तत्वों के माध्यम से राज्य को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यदि हमें भारत देश के अंदर किसी भी नए राज्य का गठन करना है, तो 4 तत्व जो है होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कितने तत्वों की बात की जा रही है आवश्यक तत्वों में? 4 तत्वों की बात की जा रही है। ठीक है ना? अब देखेंगे यहाँ पे पहला तत्व क्या होता है? पहला तत्व क्या होता है राज्य के आवश्यक तत्वों में? पहला जो तत्व होता है प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा जनसंख्या। पहला तत्व क्या हो जाएगा? जनसंख्या हो जाएगा, पॉपुलेशन हो जाएगा। ये पहला तत्व हो गया और इसी क्रम में देखेंगे जो दूसरा तत्व होगा राज्य के आवश्यक तत्वों में, वो हो जाएगा भूभाग हो जाएगा, भूभाग हो जाएगा और जो तीसरा तत्व होगा, वो हो जाएगा सरकार हो जाएगा। जनसंख्या, भूभाग, सरकार और जो चौथा तत्व हो जाएगा, वो हो जाएगा संप्रभुता हो जाएगा। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? सॉवरेनिटी होता है। बात हो गई क्लियर यहाँ तक? बात यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर थोड़ा-सा देखेंगे कि जनसंख्या जो है कि किसी भी राज्य की कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, इसको लेकर के विभिन्न विद्वानों ने अपने-अपने अनुसार राज्य की जनसंख्या का निर्धारण किया है, तो हम इसको यहाँ पर बता दे रहे हैं। जनसंख्या को लेकर के यहाँ पर बता दे रहे हैं, ठीक है ना? देखिए पहला नाम आता है प्यारे बच्चों प्लेटो। पहला नाम क्या आता है? प्लेटो महोदय आते हैं, प्लेटो। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होने वाला है। प्लेटो ने राज्य की जनसंख्या का निर्धारण किया है और इसी क्रम में दूसरा नाम आता है रूसो। रूसो आता है, तो रूसो ने राज्य की जनसंख्या का निर्धारण किया है और इसी क्रम में यहाँ पर देखेंगे लास्ट क्या आता है? अरस्तू आता है। तो ये जो मैंने 3 पॉइंट यहाँ पर दिया, ये आपके विगत वर्ष के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। प्लेटो ने राज्य की जनसंख्या का निर्धारण करते हुए बताया है कि कम से कम राज्य की जनसंख्या 5040 तो होनी चाहिए और रूसो ने राज्य की जनसंख्या का निर्धारण करते हुए बताया कि राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए और अरस्तू ने कहा कि राज्य की जनसंख्या उतनी होनी चाहिए कि जितने से कि राज्य के निवासियों का पालन-पोषण किया जा सके। अर्थात अरस्तू ने राज्य की जनसंख्या को 1 लाख बताया। बताओ यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी?
अब देखेंगे थोड़ा-सा आगे देखेंगे, जो प्लेटो महोदय है, प्लेटो द्वारा रचित जो है प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? तो उसका नाम है रिपब्लिक। क्या नाम है? रिपब्लिक नाम है, जिसे कहते हैं गणराज्य कहते हैं। बहुत ही फ़ेमस बुक है और रूसो के द्वारा जो रचित प्रसिद्ध पुस्तक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसे कहते हैं सामाजिक समझौता कहते हैं। और इसी क्रम में देखेंगे कि जो अरिस्टोटल है, इनके द्वारा जो प्रसिद्ध पुस्तक है, वो क्या है प्यारे बच्चों? राजनीति है, जिसे कहते हैं पॉलिटिक्स कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए हमने आपको डिटेल में समझा दिया, ठीक है ना? अब देखिए कि आपने यहाँ पर जो राज्य की आवश्यक तत्व देखा, जनसंख्या देखा, भूभाग देखा, सरकार देखा और संप्रभुता देखा। इन तीनों तत्वों में ध्यान देंगे आप। इन चारों तत्वों में राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, वह क्या है? संप्रभुता है। यहाँ पर संप्रभुता क्या है? ध्यान देंगे, संप्रभुता क्या है? सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। उपरोक्त तीनों तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। क्या है? संप्रभुता है। इसीलिए जो संप्रभुता है, इसे क्या कहा जाता है? राज्य की आत्मा। इसे क्या कहा जाएगा? राज्य की आत्मा, सोल ऑफ स्टेट के नाम से जो है राज्य को जाना जाता है। क्यों? क्यों? संप्रभुता को उपरोक्त तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण का दर्जा दिया गया है, क्योंकि संप्रभुता के अभाव में राज्य को हम राज्य नहीं कह सकते हैं। इसीलिए संप्रभुता जो है राज्य की सबसे महत्वपूर्ण तत्व के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसे राज्य की आत्मा कहा जाता है। यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान देंगे, यहाँ पर आप सभी थोड़ा-सा ध्यान देंगे कि ये जो संप्रभुता है, थोड़ा-सा यहाँ बताते हैं, क्या विज़ुअल है? ये जो संप्रभुता है, तो संप्रभुता जो शब्द है, ये लैटिन भाषा की सॉवरेनिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ क्या होता है? सर्वोच्च शक्ति। जिसका अर्थ होता है जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति शक्ति या सर्वोच्च आदेश होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ये इस प्रकार की शक्ति जिसके पास होगी वही राज्य कहलाने का अधिकारी होगा। जैसे हम बात करते हैं प्यारे बच्चों 15 अगस्त ध्यान देंगे 15 अगस्त 1947 से पहले बात क्या की जा रही है? 1947 से पहले के इतिहास की बात की जा रही है। तो क्या भारत देश के पास संप्रभुता थी? तो भारत देश के पास उस समय संप्रभुता नहीं थी। हमारी ये जो संप्रभुता थी, ब्रिटेन के पास यानी जो अंग्रेज लोग हैं, अंग्रेज लोगों के पास हमारी संप्रभुता गिरवी पड़ी हुई थी। अर्थात हम लोग क्या थे? अंग्रेजों के गुलाम थे। अंग्रेज लोग जो हमें कहते थे, वे हम करते थे, उसे स्वीकारते थे। लेकिन जब हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, उसी दिन से हमें ये संप्रभुता प्राप्त हो गई। अर्थात हमारा भारत देश जो है, ये क्या कहा जाने लगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के नाम से जाना जाने लगा। इसीलिए यहाँ पर जो आपने तीनों तत्वों को देखा, इन तीनों तत्वों में से संप्रभुता जो है सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, इसीलिए इसे राज्य की आत्मा के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो है आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर थोड़ा-सा देखेंगे कि ये आपने जो जनसंख्या को देखा, ये आपने यहाँ पर जो जनसंख्या को देखा, भूभाग को देखा और सरकार को देखा। ये तीनों तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? इसे जो है राज्य के शरीर कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? राज्य के शरीर के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक बताएँ जितने बच्चे लाइव हैं, क्या सब कुछ क्लियर है? फिर आगे चला जाए? बिल्कुल जल्दी से बताएँ आप लोग। यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम आगे बात करने वाले हैं आप सभी से राज्य व्यवस्था को लेकर के।
चलिए, यहाँ पर प्यारे बच्चों आप क्या देखने वाले हैं कि जो राज्य व्यवस्था है इसको आप लोग थोड़ा-सा अब डिटेल में देखेंगे। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा-सा हम आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं, राज्य व्यवस्था को आगे लेके चलते हैं। चलिए, आगे चलते हैं। पॉइंट पॉइंट आप सभी नोट कर सकते हैं इसको। आगे देखते हैं कि अब राज्य व्यवस्था को और डिटेल में कैसे जो है आप लोग समझ सकते हैं या जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन और किस प्रकार से बन सकते हैं या पूछे गए हैं, उन सभी को अब हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए, हेडिंग लिखेंगे राज्य व्यवस्था। हेडिंग आप सब लिखेंगे क्या? राज्य व्यवस्था लिखेंगे, राज्य व्यवस्था लिखेंगे। यहाँ पर थोड़ा-सा डिटेल में लिखेंगे, संविधान को संविधान को संविधान को को लागू करने के क्रम में लागू करने के संविधान को लागू करने के क्रम में जो जो विषय व व मुद्दे 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 जो विषय व मुद्दे उभर कर सामने आते हैं, उभर कर सामने सामने आते हैं, उभर कर सामने आते हैं, उनके उनके मौलिक संग्रह को उनके मौलिक संग्रह को को राज्य व्यवस्था उनके मौलिक संग्रह को राज्य व्यवस्था कहा जाता है। राज्य व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है ना? यहाँ पर आपने क्या देखा कि संविधान को लागू करने के क्रम में संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। के क्रम में जो विषय व मुद्दे उभर कर सामने आते हैं, उनके मौलिक संग्रह को राज्य व्यवस्था कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा-सा आप लोग ध्यान देंगे कि कौन-कौन से विषय हमारे सामने उभर कर के आते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे, पहला क्या आता है? पहला क्या आता है बच्चों इसमें देखेंगे, संसद के कानून आते हैं। यहाँ पे बात की जा रही मौलिक संग्रह की ना। पहला क्या आता है? संसद के कानून आते हैं। संसद के कानून आते हैं। दूसरा क्या आता है? न्यायालय के निर्णय आते हैं। दूसरा क्या आता है? न्यायालय के निर्णय आते हैं। तीसरा क्या आता है? संवैधानिक संस्थाएँ। तीसरा क्या आता है बच्चों? संवैधानिक संस्थाएँ संस्थाएँ। ठीक है ना? बात हो गई क्लियर? यहाँ पे संवैधानिक संस्थाएँ ना करके हम इसको गैर संवैधानिक संस्थाएँ कह सकते हैं। गैर संवैधानिक संस्थाएँ, ठीक है ना? इस तरीके से यहाँ पर देखा कि हमारा जो संविधान था,
इस संविधान को जब लागू करेंगे, तो यहाँ पर हमारे समझ जो है 3 मुद्दे आते हैं उभर करके। पहला आपने क्या देखा? संसद के कानून देखा, यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? कि मैंने आपको बताया था उपरोक्त अभी जो है पहले कि से आर्टिकल जो 17 था, इसी आर्टिकल 17 को लेकर के संसद ने क्या बनाया था? एक कानून बनाया था अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया था। तो बताओ ये जो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया गया था बच्चों, किसने बनाया था? तो भारत की संसद ने बनाया था। तो अर्थात संविधान को लागू करने के क्रम में क्या आ रहा है? संसद का रोल आ रहा है। फिर देखेंगे न्यायालय के निर्णय आ रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था कि आर्टिकल जो 17 है, यदि आर्टिकल 17 का कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है, उसे दंड देने का कार्य कौन करेगा? ध्यान देंगे। दंड देने का कार्य कौन करेगा? तो मैंने अभी आपको उपरोक्त में बताया था कि न्यायालय करेगा। कौन करेगा? न्यायालय करेगा। अर्थात संविधान को लागू करने के क्रम में यहाँ पर रोल किसका बन रहा है? तो न्यायालयों का भी बन रहा है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट आप लोग देख पा रहे होंगे, गैर संवैधानिक संस्थाएं, जिसे कहते हैं इंग्लिश में एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते हैं। अभी मैंने इस पर आपसे चर्चा परिचर्चा नहीं किया। जल्दी से बताएँगे आप सभी, क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? जितने बच्चे भी लाइव हैं, आप लोग बताएँगे क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? तो गैर संवैधानिक संस्था क्या होती है? तो गैर संवैधानिक संस्था को पढ़ने से पहले आपको पहले क्या समझना होगा बच्चों? संस्था को जानना होगा। पहले क्या जानना होगा? संस्था को जानना होगा कि वास्तव में भारतीय संविधान में कितने प्रकार की संस्था है। कितने प्रकार की संस्था है भारतीय जो है संविधान में, इसको आप देखेंगे। यानी जब हम संविधान का अध्ययन करते हैं, जब हम किताबों को पढ़ते हैं, किताबों को पढ़ने के परिणाम स्वरूप हमें जो है संविधान में 3 प्रकार की संस्थाएँ मिलती हैं। क्या नीचे मैंने जो डायग्राम बनाया विज़िबल है, आपको दिखाई दे रहा है? तो बिल्कुल आप सभी को दिखाई दे रहा है। बात की जा रही है प्यारे बच्चों यहाँ पर किसकी? संस्थाओं की बात की जा रही है। तो पहली जो संस्था होगी वह क्या हो जाएगी? संवैधानिक संस्था हो जाएगी, ध्यान देंगे। पहली जो संस्था होगी वह क्या हो जाएगी? संवैधानिक संस्था हो जाएगी। संवैधानिक संस्था हो जाएगी, जिसे कहते हैं अंग्रेजी की भाषा में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते हैं। और जो दूसरी संस्था होगी वह क्या होगी? वो हो जाएगी असंवैधानिक संस्था। असंवैधानिक संस्था, जिसे कहते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते हैं। और जो तीसरी संस्था होगी वह हो जाएगी गैर गैर संवैधानिक गैर संवैधानिक संस्था कहते हैं। यानी कि पूरे संविधान में इन 3 प्रकार की संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। पहला आपने देखा संवैधानिक संस्था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, दूसरा आपने देखा असंवैधानिक संस्था जिसे कहते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, तीसरा आपने देखा गैर संवैधानिक संस्था जिसे कहते हैं अंग्रेजी की भाषा में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल सॉरी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। 3 प्रकार की संस्थाओं को आपने देखा और समझा। अब यहाँ पर थोड़ा-सा बात करते हैं कि गैर संवैधानिक संस्था क्या होती है? तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे कि जो गैर संवैधानिक संस्था है, ये 2 प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। जो पहली संस्था होगी ध्यान देंगे, जो पहली संस्था होगी उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज कहते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडीज कहते हैं जिसे कहते हैं हिंदी में सांविधिकी। स्टैट्यूटरी बॉडीज कहते हैं जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सांविधिकी कहते हैं। और जो दूसरी संस्था होती है ये होती है कार्यकारी। कार्यकारी जिसे कहते हैं अंग्रेजी की भाषा में एग्जीक्यूटिव बॉडीज कहते हैं। जल्दी से बताएं आप लोग, क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा? बिल्कुल उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी को यहाँ तक जो है सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम थोड़ा सा आगे डिटेल में बात करते हैं, संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं, संवैधानिक संस्थाएँ क्या होती हैं, असंवैधानिक संस्थाएँ क्या होती हैं और गैर संवैधानिक संस्थाएँ क्या होती हैं। ध्यान देंगे, हम बात भी कर रहे हैं पहला चीज़ किसका?
संवैधानिक संस्था की। तो संवैधानिक संस्था होती क्या है? ऐसी संस्थाएँ जिनका उल्लेख ध्यान देंगे, ऐसी संस्थाएँ जिनका उल्लेख उल्लेख संविधान में किया गया है, ध्यान देंगे। संविधान संविधान में किया गया है, उसे कहते हैं संवैधानिक संस्था। संविधान में उल्लेख मिलता है, तो संविधान में उल्लेख कहाँ मिलेगा? तो मैंने आपको बताया था कि संविधान में बच्चों बताओ होते क्या हैं? संविधान में क्या होते हैं बोलो? अनुच्छेद होते हैं। संविधान में क्या होती है बोलो? अनुसूची होती है। अनुसूची होती है और संविधान में बोलो क्या होती है? पार्ट होते हैं, भाग होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ऐसी संस्थाएँ जिनका उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में या संविधान के किसी अनुसूची में या संविधान के किसी भाग में किया गया है, उसे हम कहते हैं संवैधानिक संस्था कहते हैं। बताओ बात यहाँ तक प्यारे बच्चों क्लियर हो गई है? बताओ आप सभी क्या यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई हैं? अब देखेंगे उदाहरण के तौर पर ऐसी कौन-कौन सी संस्थाएँ हैं देखेंगे, कि जिनका उल्लेख संविधान में मिलता है। जैसे देखेंगे यहीं पर थोड़ा-सा देखेंगे, जैसे देखेंगे भाई। पहला बिंदु क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर? चुनाव आयोग देखेंगे। पहला बिंदु क्या आ जाएगा? पहला बिंदु क्या आ जाएगा? चुनाव आयोग आ जाएगा। तो चुनाव आयोग यदि आपसे पूछा जाएगा कैसी संस्था है तो आप लोग क्या बताएंगे? संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इनका मेंशन भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 में किया गया है। ठीक है ना? इसी क्रम में देखेंगे दूसरी संस्था क्या हो जाएगी? वित्त आयोग हो जाएगा। वित्त आयोग हो जाएगा। वित्त आयोग भी संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इनका मेंशन संविधान की अनुच्छेद 280 में किया गया है। फिर आप लोग देखेंगे क्या हो जाएगा? संघ लोक सेवा आयोग हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग हो जाएगा, क्योंकि इनका मेंशन जो संघ लोक सेवा आयोग है प्यारे बच्चों, इनका जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 315 से ध्यान देंगे, आर्टिकल 315 से 323 में किया गया है, इसीलिए ये भी एक संवैधानिक संस्था की श्रेणी में आएगी। और इसी क्रम में देखेंगे क्या? सीएजी कैग देखेंगे, जिसे कहते हैं भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहते हैं। इनका मेंशन अनुच्छेद 148 में किया गया है। इस तरीके से आपने देखा कि ये सारी चीजें क्या हो गई? एक संवैधानिक संस्था की श्रेणी में आएगा। बात क्लियर हो गई होगी? अब देखेंगे कि असंवैधानिक संस्था क्या होती है। ऐसी संस्थाएँ यहाँ पर ध्यान देंगे, असंवैधानिक संस्था क्या होगी? चलिए इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोग देखते चलेंगे। असंवैधानिक संस्था, तो असंवैधानिक संस्था क्या होगी? ऐसी संस्था ऐसी संस्था ऐसी संस्था संस्था जो जो संविधान विरोधी ध्यान देंगे, ऐसी संस्था जो संविधान विरोधी जो संविधान विरोधी होती हैं, जो संविधान विरोधी होती हैं, उसे कहते हैं क्या बोलो? उसे कहते हैं असंवैधानिक संस्था। अर्थात कुछ मानव गतिविधियों के द्वारा ऐसी संस्था का निर्माण कर लिया जाता है, जो विरोध करती है किसका? संविधान का विरोध करती हैं, उसे हम कहते हैं असंवैधानिक संस्था कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ऐसी क्या संस्थाएँ हो जाएँगी कि जो संविधान का विरोध करेंगी? यहाँ पर देखेंगे जैसे, जैसे भाई, जैसे में देखेंगे क्या हो जाएगा कि आतंकवादी जो संगठन होते हैं, ध्यान देंगे, आतंकवादी जो संगठन होते हैं, ये किसकी श्रेणी में आएँगी?
तो ये असंवैधानिक संस्था की श्रेणी में आएंगे आतंकवादी जितने भी संगठन हैं। फिर देखेंगे दूसरा उदाहरण क्या हो जाएगा, माओवादी संगठन। दूसरा उदाहरण क्या हो जाएगा, माओवादी संगठन हो जाएगा, माओवादी संगठन। फिर देखेंगे तीसरा उदाहरण क्या हो जाएगा, नक्सलवादी, नक्सलवादी संगठन। इस प्रकार की जितनी भी संस्थाएं हैं, इनको असंवैधानिक संस्था कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि आतंकवादी संगठन, तो आतंकवादी संगठन के अंतर्गत यदि देखा जाए तो क्या-क्या आते हैं, जैसे अल-कायदा आपने नाम सुना होगा, अल-कायदा, अल-कायदा आपने नाम सुना होगा, आपने नाम सुना होगा लक्सर, लश्कर आ तैयबा। क्या ये विजिबल है बच्चों? क्या यहाँ तक सब कुछ दिखाई दे रहा है? पहले मैं एक बार सिस्टम में देख लेता हूँ, लश्कर-ए-तैयबा। बिल्कुल दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और देखेंगे अगला क्या हो जाएगा, बोको हराम हो जाएगा, बोको आराम हो जाएगा। इस प्रकार की आपने जितनी भी संस्था को देखा, ये आतंकवादी संगठन के अंतर्गत इनको जो है शामिल किया गया है। ये संविधान का विरोध करती हैं, अर्थात पूरी कानून व्यवस्था को अपनी जो है एक जो है बंदूक के बल पर चलाने का प्रयास करते हैं। क्या बंदूक के बल पर यदि शासन व्यवस्था चलेगी, तो क्या वो सुचारू रूप से शासन व्यवस्था चलाया जाएगा? बिल्कुल नहीं चलाया जाएगा। तो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ध्यान देंगे, असंवैधानिक संस्था को शामिल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, और संवैधानिक संस्था को राज्य व्यवस्था के अंदर शामिल किया जाएगा, नहीं शामिल किया जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं कि गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं। इसको देखेंगे आप लोग कि गैर संवैधानिक संस्था क्या होगी प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे। चलिए लिखते हैं, ऐसी संस्था जिनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। आपने यहाँ पर क्या देखा, गैर संवैधानिक संस्था। चलिए इसको देखेंगे पॉइंट को यहाँ पर। चलिए, गैर संवैधानिक संस्था, तो ऐसी संस्था जिनका उल्लेख, ऐसी संस्था जिनका उल्लेख, उल्लेख उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, ऐसी संस्था जिनका उल्लेख संविधान में नहीं नहीं किया गया है, उसे कहते हैं असंवैधानिक संस्था कहते हैं। अर्थात आपने क्या देखा कि ऐसी संस्थाओं का उल्लेख संविधान में बिल्कुल भी नहीं किया गया है। लेकिन ध्यान देंगे कि ये जो गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये जब हम संविधान को लागू करते हैं, संविधान को जब लागू करते हैं, तो उसमें क्या बनते हैं, ये सहायक बनते हैं, सहायक बनते हैं। इसीलिए इसको गैर संवैधानिक संस्था कहते हैं। तो यहाँ पर देखा प्यारे बच्चों कि जो गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये दो प्रकार की होती है। पहला आपने देखा सांविधिकी निकाय, दूसरा आपने देखा कार्यकारी निकाय। अब यहाँ पर देखेंगे कि सांविधिकी निकाय जिसे कहते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज कहते हैं, ये क्या होती हैं? तो ऐसी संस्था जो संसद के कानून से बनती हैं। यहाँ पर नीचे लिखेंगे, यहाँ पर नीचे लिखेंगे, एक बार मैं देख पा रहा हूँ कि क्या विजिबल है, बिल्कुल विजिबल है। यहाँ लिखेंगे ऐसी संस्था, ऐसी संस्था जो जो संसद के जो संसद के कानून से, जो संसद के कानून से बनती है, उसे उसे सांविधिकी निकाय, निकाय निकाय कहा जाता
है। यहाँ पर आपने देखा कि ऐसी संस्थाएँ प्यारे बच्चों जो संसद की कानून से बनती हैं, उसे क्या बोला जाता है? सांविधिकी निकाय कहा जाता है। यहाँ पर देखेंगे कार्यकारी संस्था क्या होगा? यहाँ पर देखेंगे कार्यकारी संस्था क्या होगा? तो ऐसी संस्था जो राष्ट्रपति जो ऐसी संस्था जो राष्ट्रपति कहें या मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति या मंत्री परिषद की सलाह से मंत्री परिषद की सलाह से बनती है, उसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडीज कहते हैं, कार्यकारी संस्था कहते हैं। तो यहाँ पर क्या देखा कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं और ये मंत्रिपरिषद की सलाह से किसी भी किसी भी संस्था का निर्माण कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं कार्यकारी संस्था कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, हमें लगता है नीचे विज़िबल नहीं है। चलिए इस चीज़ को मैं ऊपर बता दे रहा हूँ। जैसे देखेंगे उदाहरण के रूप में, जैसे उदाहरण देखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा? नीति आयोग हो जाएगा। यदि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग बताओ कैसी संस्था है? विकल्प दे दिया गया, सांविधिकी संस्था, कार्यकारी संस्था और यहाँ पर दे दिया गया संवैधानिक और असंवैधानिक संस्था। तो आंसर क्या बताएँगे कि नीति आयोग जो है, ये एक कार्यकारी संस्था है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि पहले एक आयोग था, योजना आयोग था, ध्यान देंगे। पहले क्या था? योजना आयोग था, तो इसी योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग नाम से इसको जो है डिफाइन कर दिया गया। तो नीति आयोग का जो गठन किया गया था, वो मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह से राष्ट्रपति ने किया था। इसीलिए नीति आयोग कैसी संस्था होगी प्यारे बच्चों? तो आप लोग क्या बताएँगे? एक कार्यकारी संस्था होगी। अब यहाँ पर थोड़ा-सा और देखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये कैसी संस्था है आपसे पूछा जाएगा, तो आप क्या बताएँगे? ये भी जो है एक कार्यकारी संस्था है, एग्ज़ीक्यूटिव बॉडीज़ है। उम्मीद करते हैं कि प्यारे बच्चों यहाँ तक आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जितने बच्चे भी लाइव हैं, आप लोग बताएँ, क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? जल्दी से आप लोग बताएँगे, क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? यानी कि आज के इस संस्था में आपने देखा राज्य व्यवस्था को कि राज्य व्यवस्था वास्तव में क्या होता है, मैंने एकदम डिटेल में सब कुछ समझा दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यदि किसी भी प्रकार से आपको लगता है प्यारे बच्चों कि ये जो सेशन आपके लिए चल रहा है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है, तो आप सभी क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस लिंक को एक दूसरे के पास शेयर करेंगे ताकि और विद्यार्थियों के पास ये लिंक पहुँचे और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इस चैनल को आप लोग कवर करें, पूरा अच्छे से पढ़ें, अपने एग्ज़ाम की बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी करें। तो आज की इस सेशन में प्यारे बच्चों इतना ही, मिलते हैं आप सभी से हम जो है जल्द एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, जुड़े रहें आप सभी एसडब्ल्यूएम के साथ।